सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र अजमेर प्राचीन काव्य को शुरू करेंगे। जो अपने हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है प्राचीन काव्य, उसका पहला टॉपिक ढोला मारूरा दोहा, आज इसको अपन शुरू करेंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है परिचय। ये ढोला मारूरा दोहा क्या है, ढोला क्या है, मारू क्या है, कौन है ये और क्या है ये, इन तमाम प्रश्नों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसके अंदर अपन तमाम जो नींव रखने वाली बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। फिर आगे इसके जो पद हैं, जो पद्य भाग है, उनकी सप्रसंग व्याख्या देखेंगे एक एक करके। लेकिन पहले कथा समझ लेते हैं कि कहानी के रूप में इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो आपके समक्ष है ढोला मारूरा दोहा। इसके बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा अपन करते हैं। ढोला मारू राजस्थानी लोक कथा। तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ढोला मारू जो है वो राजस्थान की एक लोक कथा है। जो राजस्थान के जो लोग हैं वो इसको बड़े चाव से सुनते हैं और आज भी इसका स्मरण करते हैं। क्या है ये कथा, इसको थोड़ा अपन पढ़ते हैं। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। तो ये एक प्रेम गाथा है ना। लोक कथा कैसी है? ये प्रेम गाथा है, प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का, ये घटना कब घटी थी? 8वीं सदी में घटी थी। इस घटना का नायक ढोला, इस कहानी का जो नायक है, हीरो है, वो कौन है? ढोला है। राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक यानी रोमांटिक हीरो के रूप में स्मरण यानी याद किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। ढोला मारू की उपमा दी जाती है। तो इतना पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ढोला एक व्यक्ति का नाम है, एक पुरुष का नाम है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक रोमांटिक हीरो यानी कि प्रेम नायक के रूप में किरदार निभा रहा है। और शायद तक इसकी जो प्रेमिका है वो मारू होगी, ठीक है। वो कौन होगी? मारू होगी। ये इनके शॉर्ट नेम है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ढोला शॉर्ट नेम है, मारू शॉर्ट नेम है। इनके वास्तविक नाम अभी आपको आगे पता चलेंगे जब अपन आगे बढ़ेंगे। तो अभी जितना पढ़ा उसमें तो ये समझ में आ रहा है कि एक लोक गाथा है, ये लोक कथा है और कथा का जो कंटेंट है वो रोमांटिक है थोड़ा, है ना। रोमांटिक यानी कि प्रेम से भरा हुआ है थोड़ा। तो प्रेम है तो फिर विरह भी होगा यानी अलगाव भी होगा। तो इस प्रकार का कुछ घटना है। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या कथा है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में, जो लोकगीत हैं उनमें स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान में इतना ढोला मारू की जो कथाएं हैं इतनी प्रचलित हैं कि आज अगर पति कोई बोलता है राजस्थान में तो ये ढोला का पर्याय हो गया है। अर्थात ढोला जो शब्द है वो पति बन चुका है एक तरीके से। हाँ, राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं। राजस्थान में जो ग्रामीण स्त्रियां हैं आज भी ढोला मारू के जो गीत हैं उनको बड़े ही आनंद से गाती हैं। ढोला, अब आपको बताया जाएगा कि ढोला कौन है, मारू कौन है और इनकी प्रेम गाथा कैसे शुरू हुई है। तो ध्यान दीजिए। अब ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था। नरवर एक देश है, एक जगह है, एक स्थान है। स्थान का नाम है नरवर। वहां के एक राजा है। नरवर स्थान के एक राजा है जिनका नाम है नल। नल के एक पुत्र है, पुत्र का नाम है ढोला। पुत्र का नाम है ढोला। नरवर स्थान, राजा नल और उसका पुत्र ढोला।
जिसे इतिहास में ढोला व सालह कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का एक अन्य नाम भी है, वो है सालह कुमार। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू देश उस समय जांगलू देश और वर्तमान में बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पवार राजा पिंगल की पुत्री मारवड़ी के साथ हुआ था। नरवर देश के राजा नल के पुत्र ढोला का विवाह बीकानेर के या जांगलू देश के पुंगल नामक ठिकाने के, पुंगल नामक, जैसे नरवर है तो पुंगल है ना, पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी, पुंगल नामक ठिकाने का एक स्वामी था, एक राजा था जिसका नाम था पवार। क्या नाम था? पवार। पवार राजा पिंगल की पुत्री, पवार राजा पिंगल की पुत्री, पिंगल नाम है उसका, की पुत्री मारवड़ी के साथ हुआ था। यानी राजा का नाम पिंगल है और पिंगल की जो पुत्री है मारवड़ी, ये याद रखना, मारवड़ी के साथ हुआ था। ठीक है, तो ढोला का विवाह बचपने में किसके साथ हुआ? मारवड़ी के साथ हुआ। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, उस वक्त ढोला कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का था। और मारवड़ी मात्र 1.5 वर्ष की थी। और मारवड़ी कितने की थी? 1.5 वर्ष की थी। इसलिए शादी के बाद मारवड़ी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। क्या होता है, शादी होती है तो जो लड़की होती है वो लड़के के घर जाती है, लेकिन ये दोनों ही बहुत छोटे थे। ढोला भी बहुत छोटा था और मारवड़ी भी बहुत छोटी थी। आयु कितनी बताई गई है? ढोला की आयु बताई गई है 3 वर्ष और मारवड़ी की आयु बताई गई है 1.5 वर्ष। तो इतने छोटे थे, इस कारण क्या हुआ, मारवड़ी को नरवर नहीं भेजा गया। नरवर यानी ढोला के जन्म स्थान पर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मारवड़ी के साथ हुई। अब देखो, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि स्टार्टिंग में मारवड़ी याद रखो। मारवड़ी कौन है? बचपन वाली पत्नी। मारवड़ी कौन है? बचपन वाली पत्नी। और मालवणी कौन है? मालवणी और मारवड़ी, मारवड़ी और मालवड़ी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। मार यानी मार पड़ती है ना, तो मार कब पड़ती है? बचपन में पड़ती है। मार कब पड़ती है? बचपन में पड़ती है, इसलिए मारवड़ी। समझ लेना, थोड़ा याद करने के लिए आपका अलग अलग तरीका हो सकता है, मैंने इस तरीके से याद करता हूं। और मालवणी जो है वो बड़े होकर, ठीक है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवड़ी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी प्रौढ़ हुई, मारवणी यानी कि मारवणी, मार कब पड़ती है? बचपन में। तो मारवणी यानी बचपन वाली पत्नी जो थी प्रौढ़ हुई, तो प्रौढ़ हुई यानी कि जवान हुई, तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे कि भाई अब माँ बाप की चिंता बढ़ रही है भैया, कि अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है और मारवणी जो है वो प्रौढ़ होती जा रही है, जवान होती जा रही है, तो अब इसको अपने मायके भेज दिया जाए, यानी कि अपने ससुराल भेज दिया जाए। तो इसके लिए जो इसके माँ बाप थे वो लगातार नरवर देश के राजा को संदेश भेजते थे कि आप मारवणी को ले जाओ। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। जो ढोला की दूसरी रानी थी, कौन? मालवणी। कौन थी? मालवणी। उसको ढोला के प्रथम विवाह के बारे में पता चल गया था कि भाई ढोला का एक और विवाह हुआ है मुझसे पहले। ठीक है, उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी यानी उसकी पहली पत्नी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं है। तो उसने क्या करा? डहा और ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल मतलब मारवड़ी, जो मारवड़ी है ना, बचपन की पत्नी मारवणी के जो पिता पिंगल है, उनके द्वारा जितने भी संदेश भेजे जा रहे थे उसको ढोला तक पहुंचने ही नहीं देती थी। वो क्या नहीं होने देती थी? पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। क्या करवा देती थी? मरवा डालती थी। पिंगल राजा ने तो खूब संदेश भेजे नरवर कि अरे ढोला जी, आप अपनी पत्नी को ले जाओ, वो जवान हो गई है, वो यहीं रह रही है, आप इसको ले जाओ। लेकिन क्या हो रहा है?
जो ढोला की द्वितीय पत्नी है, दूसरी पत्नी है, जिसका नाम क्या है, मालवणी है, क्या नाम है, मालवणी है, वो पिंगल द्वारा भेजे गए जितने भी संदेश वाहक होते थे उनको रास्ते में ही क्या करवा देती थी, मरवा डालती थी। अब इतनी अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं अपन। उधर मारवणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उधर मारवणी, मार याद रखना इसको, मार कब पड़ती है, बचपन में पड़ती है, ठीक है ना। तो मारवणी के अंकुरित यौवन ने, जैसे जैसे वो जवान हो रही थी, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे सपने में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे ना खाने में रुचि रही ना किसी और कार्य में। एक बार रानी मारवणी के स्वप्न में उनकी प्रियतम ढोला आए, तो उसके बाद तो रानी का खाना पहनना, उड़ना जाना सब क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब वो अपने राजा के विषय में ही सोचने लग गई, अपने प्रियतम के विषय में सोचने, कब मिलन होगा, क्या होगा, मैं इतनी अलग क्यों हो गई उनसे, और इसमें ही वो रोने लग गई। उसकी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेशवाहक तो मालवणी मरवा डालती है, संदेशवाहक तो मालवणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों ना किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए। चतुर ढोली, ढोली यानी होता है गायक, है ना। चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा दे, उसे मारवणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। अब जो माता से अपनी पुत्री की इसी हालत देखी नहीं जा रही थी कि वो जिस प्रकार से खाना नहीं खा रही थी, सिर्फ एक ही जिद लगा के बैठी थी कि मुझे अपने प्रियतम के पास जाना है, मुझे अपने ढोला के पास जाना है। तो माँ बड़ी दुख हो रही थी कि मेरी पुत्री कितने वियोग में जीवन काट रही है, अपना कितने दुख में जीवन काट रही है। तो उससे यह रहा नहीं गया और माँ ने अपने पति मतलब पिंगल को बोला कि आप दोबारा से क्या करो, नरवर देश के राजा ढोला को संदेश भेजो। तो पिंगल ने सोचा, मैं संदेश तो हर बार भेजता हूं, लेकिन ये जो मालवणी है ना, ये जो मालवणी है, ये मालवणी क्या करती है, संदेश वाहकों को क्या कर देती है, मार डालती है। तो इस बार मुझे कोई एक नई युक्ति लगानी पड़ेगी। तो उसने क्या करा, एक ढोला, एक चतुर ढोला को क्या करा, नियुक्त करा और उसको बोला कि तू गीत के माध्यम से ढोला, जो अपना ढोली, सॉरी माफ कीजिएगा, एक चतुर ढोली को नियुक्त करा और उसको बोला कि देख ढोली, तेरा काम इतना है कि जो ढोला है, नरवर देश का जो राजा ढोला है, उसको अपनी प्रथम विवाह के बारे में याद दिला, उसको उसकी प्रथम पत्नी के बारे में विवाह के बारे में याद दिला जो कि वो भूल चुका है। और इसको डायरेक्ट नहीं बताना, देखो प्रत्यक्ष रूप में नहीं बताना, इसको थोड़ा गाकर बताना, ताकि क्योंकि तू अगर इसको प्रत्यक्ष रूप से बताएगा तो तेरे साथ भी वैसे ही व्यवहार होगा जैसे दूसरों के साथ हुआ। चलिए भाई, तो इतना टास्क दिया गया किसको, चतुर ढोली को। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारवणी ने, कौन, मारवणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए। किस राग में, मारू राग में। किस राग में, मारू राग में। याद रखना, जब जो ढोली था, चतुर ढोली था, वो नरवर देश के लिए निकल रहा था, तो जो अपनी मारवणी थी, मारवणी ने बोला इधर आ, मैं तुझे कुछ दोहे लिख के दे रही हूँ, मारू राग में कुछ दोहे लिख के दे रही हूँ। और क्या करना, दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है, उसके पास जाकर किस प्रकार से सुनाना है, ये सब उसको सिखाया चतुर ढोली को। समझ में आ गया। ढोली यानी गायक ने मारवणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा, और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतुर ढोली याजक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया
और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। जैसे ही रात हुई वैसे क्या करा, ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थीं। झिणी झिणी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में, किस राग में, मल्हार राग में, मारू राग में लिख कर दिया, मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया। क्या गाया? जब ढोली के गाने से जो ढोला था वो क्या हो गया, आकर्षित हो गया। तब ढोली ने सोचा यही सही समय है, लोहा गर्म है तभी इस पे हथौड़ा मारो। तो उसने साफ शब्दों में संदेश को प्रेषित किया। क्या था संदेश? ढोला नरवर सेरिया, ढोला नरवर सेरिया, धन पूंगल गैया। हाँ, क्या था? ये तो हमने ऐसे ही गाना शुरू करा था, वैसे अपन इसको संदेश में देखते हैं। ढोला नरवर सेरिया, धन पूंगल गैया, धन पूंगल गैया। तो ढोला नरवर सेरिया, धन पूंगल गैया, यानी कि गीत में पूंगल व मारवाड़ी का नाम सुनते ही पूंगल भी आ गया और मारवाड़ी भी आ गया। पूंगल और मारवाड़ी, पूंगल और मारवाड़ी। गीत में पूंगल में मारवाड़ी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्हार में मारू राग में मारवाड़ी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। जैसे पुस्तक खोल दी हो और पढ़ लेते ना, इस प्रकार से इतना स्पष्ट और इतना क्रिस्टल क्लियर वर्णन किया। किसने? चतुर ढोली ने। किस? मारू राग मल्हार व मारू राग में। तो उसे सुनकर ढोला तड़प उठा, क्योंकि उसको बहुत वो प्रेम था, बचपन का प्रेम है भाई, है बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। तो इस प्रकार के उसमें जो विचार थे वो उठने लगे और तड़प उठा वो। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पूंगल से लाया मारवाड़ी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवाड़ी उसके वियोग में जल रही है, कि कैसे मारवाड़ी उसके वियोग में जल रही है। वो जो संदेश इतने समय से राजा तक नहीं पहुंच पा रहा था, अब जाकर राजा के पास पहुंचा है। और जो चतुर ढोली था उसने बड़ी ही बेहद तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्या करा, संदेश को यथावत जिस प्रकार से चाहती थी रानी उसी तरीके से बताया। आगे लिखा है, आखिर ढोला ने मारवाड़ी को लाने हेतु पूंगल जाने का निश्चय किया। इतने होने के बाद उसको बड़ी तड़प उठी और उसने बोला अब तो लेकर ही आऊंगा, मैं अपने बचपन से जिसको विवाह करा था मारवाड़ी को लेकर आऊंगा। लेकिन सुनिए, पर मालवणी ने उसे रोक दिया। पर मालवणी जो थी उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पर मालवणी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवाड़ी को लेने चल ही दिया और पूंगल पहुंच गया। मारवाड़ी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। जो मारवाड़ी थी वो ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पूंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारवाड़ी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली कि अब मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेके जा रहा हूं, आज्ञा दे महाराज, मैं अपनी पत्नी को लेके जा रहा हूं। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारवाड़ी को सांप ने काट खाया। जब पिंगल से नरवर की ओर ढोला और मारवाड़ी निकल रहे थे तो कहते हैं कि रास्ते में मारवाड़ी को एक सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारवाड़ी को जीवन दान दे दिया। भगवान शिव पार्वती ने आकर मारवाड़ी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर, थोड़ा और आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया।
उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारवाड़ी को हासिल करना चाहता था। ये कोई व्यक्ति विशेष होगा। तो वहां पर ढोला को मारकर मारवाड़ी रानी को हथियाना चाहता था। सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की ओर ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारवाड़ी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। डहाणी गा रहा था, यानी वो जो ढोली था वो गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनोहर ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान ढोली की पत्नी को, या जो ढोली की पत्नी को था, वह भी पुंगल की बेटी थी। जो गाना गा रहा था उसकी पत्नी थी, ढोली की पत्नी। उसको ढोली की पत्नी को वह पता था कि पुंगल की बेटी थी। सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारवाड़ी को बता दिया। उस पत्नी ने मारवाड़ी को बता दिया कि ये आपके पति को फंसा रहे हैं षड्यंत्र में। फिर इसके बाद क्या होता है कि मारवाड़ी ने ऊंट के एंड मारी, यानी ऐठ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारवाड़ी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो। और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। जो ऊंट था वह काला था। ये बहुत आगे की बात है, लेकिन मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। फिर अपन कल से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना मेन चैप्टर। ढोला मारवाड़ी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया, यानी उसके हाथ में कुछ नहीं आया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सौतिया ढहा की नोक झोंक का समाधान भी करता है। यानी जो सौतन थी, यानी जो मालवणी थी, उसका भी हिसाब करता है। मारवणी व मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा। जो ढोला है वो मालवणी उसकी दूसरी पत्नी और मारवाड़ी उसकी प्रथम पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी ब्रजदामा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया राज्य ग्वालियर पुनः जीतकर कच्छावा राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दुल्हे राय राजस्थान आया, जिसने मांझी, बांडारेज, खोहो, झोटवाड़ा आदि के मीणों को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र काकिल देव ने मीणों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आजादी तक उसके वंशजों के पास रहा। यही नहीं, इसके वंशजों में स्वयं भैरव सिंह जी शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने व इसी वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल आज इस देश की महामहिम राष्ट्रपति है, यानी उस समय की। ठीक है, तो इसी वंश से इतना कुछ निकला है। तो आज हमने राजस्थानी की लोक कथा के विषय में बड़े ही अच्छे तरीके से चर्चा करी है। मैं मानता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। कमेंट करें, अगर कोई त्रुटि हो और अच्छा लगा हो तो तारीफ करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।